गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज अबाउट रेगुलर बेल। रेगुलर बेल सेक्शन 436 437 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 436 437 ऑफ सीआरपीसी। कल के लेक्चर में जो हमने देखा था इट वाज Section 438 CRPC that talked about anticipatory bail. Anticipatory bail हमने जो सेक्शन 438 देखा था उसमें एंटिसिपेटरी बेल के बारे में बोला गया था। एंटिसिपेटरी बेल इज जब अरेस्ट होने से, एफआईआर होने से पहले ही जो पर्सन है, इफ ही हैज reasonable reason to believe, sufficient reason to believe कि he may be arrested of एन ऑफेंस, तो वो पहले ही बेल के लिए अप्लाई कर सकता है और वो जो बेल ग्रांट की जाएगी उसको बोला जाएगा एंटिसिपेटरी बेल। ये हमने कल की क्लास में देखा था और हमने एंटिसिपेटरी बेल से रिगार्डिंग जितने भी केस लॉज हैं वो देखे थे और उसके वेरियस एस्पेक्ट्स देखे थे हमने। इसके और क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो सारी चीजें देखी थी। तो कल की जो क्लास थी वो थी एंटिसिपेटरी बेल के बारे में। आज की जो हमारी क्लास है इट इज अबाउट द अदर काइंड ऑफ बेल, दैट इज द रेगुलर बेल। ओके, टू स्टार्ट विथ, रेगुलर बेल जो है ये दो तरीके की होगी। ये जो होगी वो दो तरीके की होगी। रेगुलर बेल में एक तो होंगे बेलेबल ऑफेंस, सेक्शन 2 क्लॉज ए में इसकी डेफिनेशन दी गई है। एक होंगे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, इसकी डेफिनेशन भी सेक्शन 2 क्लॉज ए में दी गई है। सेक्शन 2 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जो शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी में बेलेबल मेंशन्ड है, वो होंगे बेलेबल ऑफेंसेस। और एट द सेम टाइम एनी अदर काइंड ऑफ ऑफेंस, दैट मीन्स जो शेड्यूल 1 में सीआरपीसी में नॉन बेलेबल मेंशन्ड है वो होंगे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो ये होंगे बेलेबल, ये होंगे नॉन बेलेबल। बेलेबल ऑफेंसेस का जो प्रोसीजर ऑफ ग्रांटिंग बेल है वो है सेक्शन 436 सीआरपीसी, सेक्शन 436 सीआरपीसी। वहीं अगर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में देखें दैट इज सेक्शन 437 सीआरपीसी, सेक्शन 437 सीआरपीसी। These are plain sections, इसमें कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। सेक्शन 436 इज वेरी प्लेन, जिसमें कि हमें सिर्फ रीडिंग करनी है, इट इज वेरी इजी। 437 में कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकलिटीज है, वो हम सेक्शन के साथ साथ while reading these sections we will be dealing with those technicalities। तो अगर हम दोनों ऑफेंसेस की बात करते हैं, सबसे पहले बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस में yesterday I told you कि the accused or the arrested person will be granted bail as a matter of right. As a matter of right. As a matter of right उसको बेल ग्रांट कर दी जाएगी, इसीलिए the police officer himself can release the accused. पुलिस ऑफिसर खुद से अक्यूज को रिलीज कर सकता है क्योंकि ये इसका राइट है, बिकॉज लॉ में ही, सीआरपीसी में ही लिखा है दैट इट इज बेलेबल। और बेलेबल नॉन बेलेबल को डिफरेंशिएट करने के पीछे यही मोटिव है। बेलेबल जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बस अगर उसने बेल फर्निश कर दी, ऐसे ही उसको हम जाने नहीं दे सकते, उसको बेल फर्निश करनी पड़ेगी। बेल फर्निश करने का मतलब है अपना बेल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा विच इज अ बेल बॉन्ड, जिसमें कोई ना कोई सिक्योरिटी या फिर अगर सिक्योरिटी नहीं है तो कोई श्योरिटी दी गई है उसके बिहाफ पे, एटसेट्रा। तो वो उसमें होना चाहिए। इसके बाद द पुलिस ऑफिसर विदाउट थिंकिंग ट्वाइस उसको रिलीज कर देगा बेलेबल ऑफेंसेस में। बट यही अगर हम नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करते हैं, अगर हम नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करते हैं, इसमें एज अ मैटर ऑफ राइट आपको बेल नहीं दी जाएगी, क्योंकि दैट इज द रीजन कि हम इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बोलते हैं। इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एज अ मैटर ऑफ राइट इसमें बेल आप नहीं क्लेम कर सकते हो।
क्योंकि यहां पे लॉ में ही मेंशन किया गया है कि जनरली इन दिस ऑफेंस आपको बेल नहीं मिलेगी, बट अगर आपने जिस ग्राउंड पे बेल क्लेम करी है, अगर वो ग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, सफिशिएंट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट उससे सेटिस्फाइड है, सिर्फ उसी केस में आपको बेल मिलेगी। अदरवाइज नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो कि ग्रेव फॉर्म ऑफ ऑफेंसेस होते हैं, उन ऑफेंसेस में आपको बेल नहीं मिलेगी। सो इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपना डिस्क्रिशन लगाएगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है, यहां पे मैटर ऑफ राइट की बात नहीं आएगी, यहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन आएगा। यहां पे द पर्सन हैज टू प्रूव सफिशिएंट ग्राउंड्स, प्रूव सफिशिएंट ग्राउंड्स। सफिशिएंट ग्राउंड आपको प्रूव करने पड़ेंगे कि आप जिन ग्राउंड पे बेल क्लेम कर रहे हो दे आर सफिशिएंट। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक पर्सन है ए जिसने मर्डर किया है, ही इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, बट दिस अक्यूज्ड ए इज 90 years old, या इसने थेफ्ट कमिट किया है। मर्डर विल बी ग्रेव, कमिटेड थेफ्ट, 90 years old है ये, ऑफेंस इतना ग्रेव नहीं है, 90 years old है ये। अगर हम इसमें मर्डर भी लेते हैं, सपोज मर्डर लेते हैं अगर इसमें हम, तो मर्डर भले ही एक ग्रेव ऑफेंस है, बट इसकी जो एज है इट इज एक्सेप्शनल इन नेचर, ही इज 90 years old, तो इट इज नॉट फीजिबल टू कीप हिम इन कस्टडी, तो ही मस्ट बी ग्रांटेड बेल। इवन दो ही हैज कमिटेड अ ग्रेव ऑफेंस लाइक मर्डर, बट इसकी जो एज है वो इसके ऑफेंस की ग्रेवनेस पे, इसकी ऑफेंस की ग्रेवनेस पे ओवर पार कर जाएगा। एंड दैट इज द रीजन कि हम बोलेंगे कि इसमें द पर्सन मस्ट बी ग्रांटेड बेल, बिकॉज इसमें जो इसने ग्राउंड रेज किया है इट इज सफिशिएंट इनफ कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट विल बी सेटिस्फाइड दैट देयर आर सफिशिएंट रीजंस टू ग्रांट बेल टू दैट पर्सन। यहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल रिलीज, यहां पे पुलिस ऑफिसर अपने आप से रिलीज नहीं कर सकता है, रादर जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहां पे कंसिडर करके अपना प्रेजुडिस अप्लाई करके उसके बाद रिलीज करेगा। वेराज अगर यहां पे बात करते हैं, यहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का रोल नहीं आएगा, यहां पे पुलिस ऑफिसर खुद से कर सकता है, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ राइट। सिर्फ एक जो बेल बॉन्ड वाली, बॉन्ड साइन करने की जो फॉर्मेलिटी होती है वो अगर पूरी हो गई तो पुलिस ऑफिसर खुद से रिलीज कर सकता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। ओके, अब हम बात करेंगे सेक्शन 436 सीआरपीसी, बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस सेक्शन को रीड करते जाएंगे एंड देन अलोंग विद इट वील बी डीलिंग विद इट। ओके, सेक्शन 436, इन व्हाट केसेस bail to be taken, in what cases bail to be taken? Okay, when any person other than a person accused of non-bailable offenses, मतलब non-bailable के अलावा, that means bailable offenses, that means bailable offenses, क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा है other than a person accused of non-bailable offense, उसका मतलब है bailable offense। ऑल राइट, तो बेलेबल ऑफेंस के केस में इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट, विदाउट वारंट का यहां पे क्या मतलब है? कॉग्निजेबल केसेस, कॉग्निजेबल केसेस। ओके, विदाउट वारंट का यहां पे मतलब है कॉग्निजेबल केसेस बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और अपीयर्स और इज brought before a court and is prepared at any time while in custody, या फिर या तो he is arrested
या फिर ही इज डिटेन्ड, या फिर वो कोर्ट के सामने भी आ चुका है। जरूरी नहीं है कि अरेस्ट होते टाइम या जस्ट अरेस्ट होने के बाद आपको बेल फर्निश करनी। इवन इफ आप 24 आवर्स के डिटेंशन के बाद आप कोर्ट में प्रोड्यूस भी किए जा चुके हो, उसके बाद भी आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। ब्रॉट बिफोर द कोर्ट इज प्रिपेयर्ड at any time while in custody or at any stage of the proceeding before the court। जब कस्टडी में है या तो उस टाइम प्रिपेयर्ड है, या जब कोर्ट के सामने प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, या तो उस टाइम प्रिपेयर्ड है। प्रिपेयर्ड होने का यहां पे मतलब है फर्निशेस बेल डॉक्यूमेंट, फर्निशेस बेल डॉक्यूमेंट। तो उन दोनों में से किसी भी टाइम पे अगर वो प्रिपेयर्ड है टू गिव बेल, किस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है? टू गिव बेल। आई टोल्ड यू प्रिपेयर्ड का मतलब है फर्निशेस बेल। ओके, सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड, द वर्ड यूज्ड इज शैल। इसका मतलब सेक्शन 436 इज अ मैंडेटरी provision. Why? Because the word used is shall. तो या तो वो कस्टडी में है, या फिर प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट। या तो पुलिस कस्टडी में है तब फर्निश कर देता है, या फिर कोर्ट के सामने उसकी कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है वो तब फर्निश कर देता है। दोनों में से कभी भी वो फर्निश कर सकता है, बट एज सून एज ही फर्निशेस द बेल ही शैल बी रिलीज्ड। यहां पे जो वर्ड शैल यूज हुआ है, इट सिग्निफाइज कि 436 के अंदर जो बेल है इट इज अ मैटर ऑफ राइट, अ मैटर ऑफ राइट। मैटर ऑफ राइट कैसे? कि यहां पे वर्ड यूज हुआ है शैल। इसका मतलब यहां पे अरेस्टेड पर्सन का वो राइट है कि ही शैल बी रिलीज्ड। पुलिस ऑफिसर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसकी बेल को डिनाई नहीं कर सकता है, जस्ट दैट कि उसने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है फर्निश करने की बेल, उसके बाद ही मस्ट बी रिलीज्ड, ही शैल बी रिलीज्ड। इट इज अ मैटर ऑफ राइट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। ऑल राइट, next, provided that such officer or court, if may and shall, if such person is indigent, unable to furnish the surety। indigent का मतलब क्या होता है? एक नया एस्पेक्ट इसका निकला है, indigent। Indigent means someone who is a pauper or insolvent, ये जो वर्ड है pauper, ये हम CPC में देखते हैं, ये हमें CPC में मिलता है। द वर्ड pauper या फिर indigent person, ये भी CPC में मिलेगा आपको। इसका मतलब होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि द पर्सन जिसके असेट्स जो हैं उसकी लायबिलिटी से कम है। हिज असेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे बैक और टू फुलफिल हिज लायबिलिटीज। उसके असेट्स उतने नहीं हैं कि वो अपनी लायबिलिटीज को पे बैक कर सके, तो ही बिकम्स एन इंसॉल्वेंट, या जिसको हम बैंकरप्ट भी बोलते हैं। जो पर्सन अपने लोन्स को पे बैक नहीं कर पाता है, who loses his capacity to pay back his loans, तो उसको बोलते हैं हम बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट, या फिर लीगल टर्म्स में हम उसको पॉपर भी बोलते हैं या फिर इंडिजेंट भी बोलते हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि इंडिजेंट है, क्योंकि हमने ये कल पढ़ा था कि जब बॉन्ड देते हैं हम, बेल बॉन्ड, तो उसमें या तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी,
या आपको श्योरिटी देनी पड़ेगी। अब अगर कोई पर्सन बैंकरप्ट है, कोई पर्सन अगर इंसॉल्वेंट, इंडिजेंट है, तो ऑब्वियसली ही विल नॉट बी हैविंग सफिशिएंट फंड्स कि वो एक सिक्योरिटी कर रख पाए, सिक्योरिटी नहीं दे पाएगा वो अपने बेल के लिए, बिकॉज ही इज इंडिजेंट, ही इज शॉर्ट ऑफ फंड्स, ही डज नॉट हैव दोज फंड्स कि वो सिक्योरिटी दे पाए। इसके अलावा एक इंसॉल्वेंट पर्सन के बिहाफ पे नो रीजनेबल मैन विल बिकम अ श्योरिटी। एक श्योरिटी क्या होता है? एक श्योरिटी होता है एक गारंटर। एक श्योरिटी एक पर्सन होता है जो अरेस्टेड पर्सन जिसको बेल पे रिलीज किया जाता है उसके बिहाफ पे गारंटी देता है, उसके बिहाफ पे गारंटी देता है कि दिस पर्सन, he ensures that this person shall be appearing before the court in future whenever required। तो अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है तो एक इंसॉल्वेंट पर्सन के बेसिस पे कोई भी गारंटी देने को रेडी नहीं होगा, कोई श्योरिटी नहीं बनेगा। सो इन शॉर्ट, अगर कोई इंडिजेंट पर्सन है उसके पास ना तो सिक्योरिटी होगा ना उसके पास श्योरिटी होगा। दैट मीन्स अगर सिक्योरिटी श्योरिटी दोनों नहीं है या दोनों में से कोई भी नहीं है तो he will not be able to furnish his bail। तो उस केस में there is a safeguard। If indigent person and is unable to furnish the bail or surety, instead of taking bail from such person, तो कोर्ट या पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? उस पर्सन से बेल लेने के बजाय, इंस्टेड ऑफ टेकिंग बेल फ्रॉम सच पर्सन, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सिर्फ एक बॉन्ड, सिर्फ उससे एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा, विच इज अ प्रॉमिस, विच इज एन अंडरटेकिंग कि वो अपीयर होगा फॉर हिज अपीयरेंस हेरेन आफ्टर प्रोवाइडेड, कि जब भी कोर्ट में रिक्वायरमेंट है ही विल बी अपीयरिंग। सिर्फ एक बॉन्ड साइन करवा के, एंड दैट टू विदाउट सिक्योरिटी और श्योरिटी। विदाउट श्योरिटी या सिक्योरिटी उससे सिर्फ एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा। वाई? बिकॉज ही इज एन इंडिजेंट पर्सन। कि क्या बॉन्ड होगा? कि दैट ही विल अपीयर इन द कोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ओके। व्हेन अ पर्सन इज अनएबल टू गिव बेल विद इन अ वीक, अब कैसे पता लगेगा कि एक पर्सन जो है ही इज एन इंडिजेंट पर्सन? अगर वो within 1 week, अगर he is unable to furnish bail, he is unable to furnish bail within a week, तो it will be deemed that he is an indigent person. It will be deemed as that he is an indigent person within a week of the date of his arrest। जिस दिन वो अरेस्ट हुआ है उससे एक वीक के विद इन बेलेबल ऑफेंस के केस में, जिसमें कोई भी रीजनेबल पर्सन एक वीक के विद इन तो अपनी बेल फर्निश कर ही देता है बेलेबल में, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ राइट। आपको कुछ प्रूव नहीं करना है, आपको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, तो एक वीक तो बहुत होता है। बट अगर विद इन अ वीक ऑफ हिज अरेस्ट कोई पर्सन बेल फर्निश नहीं कर पा रहा है तो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा दैट ही इज एन इंडिजेंट पर्सन, और फिर उस पे ये वाला प्रोवाइजो अप्लाई होगा। ऑल राइट। क्लॉज 2, वेयर अ पर्सन फेल्ड टू कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ द बेल बॉन्ड। अब बेल बॉन्ड जो आपने साइन किया है, जब आपने बेलेबल ऑफेंस के केस में एक बॉन्ड साइन किया है, दैट इज दी बेल फर्निश्ड बाय यू, आपका बेल बॉन्ड, बेल डॉक्यूमेंट, उसमें कई सारी कंडीशंस मेंशन्ड होती है। कल मैंने आपको बताया था कि उसमें कई सारी कंडीशंस होंगी कि आई विल अपीयर बिफोर द कोर्ट, आई विल नॉट ट्राई टू थ्रेटन द विटनेसेस एंड द विक्टिम, आई विल नॉट टैम्पर विद द एविडेंसेस ऑफ द केस, आई विल नॉट एब्सकॉन्ड फ्रॉम द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, एटसेट्रा। ओके, तो ये सब कंडीशंस दी जाती हैं आपके बेल बॉन्ड में। अगर बेल ग्रांट करने के बाद अ पर्सन failed to observe or to follow any of the conditions of the bail bond as regard to date and time and place of the attendance,
अटेंडेंस का मतलब है ही शैल अटेंड द कोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो सपोज उसके बेल बॉन्ड में टाइम और डेट मेंशन थी, टाइम एंड प्लेस मेंशन थी कि इस टाइम आपको इस प्लेस ऑफ कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा, या फिर इस डेट पे इस टाइम पे आपको इस पुलिस स्टेशन में अटेंड करना पड़ेगा, and he was released on this condition, but afterwards he has failed to fulfill his condition, तो the court may refuse to release him on bail। तब कोर्ट उसको बेल पे रिलीज करने के लिए रिफ्यूज कर सकता है, मना कर सकता है, when on a subsequent occasion in the same case he appears before the court or is brought to the custody and any such refusal। अब एक बार तो उसको रिलीज कर दिया गया है और नेक्स्ट डेट ऑफ अटेंडेंस आपके बेल बॉन्ड में लिखी गई थी, बट आप अपीयर नहीं हुए, जिस कंडीशन पे आपको रिलीज किया गया था आप अपीयर नहीं हुए। सो जब भी आप नेक्स्ट कोर्ट में अपीयर होगे या नेक्स्ट आप कस्टडी में लाए जाओगे ड्यूरिंग द केस, उस टाइम पे आपको सब्सिक्वेंट रिलीज के लिए रिफ्यूज कर दिया जाएगा ईदर बाय द कोर्ट और बाय द पुलिस ऑफिसर, and such refusal shall be without prejudice to the powers of the court to call upon any person bound by such bond to pay the penalty। Okay, so this was all about section 436। सेक्शन 436 में बेलेबल ऑफेंसेस के केस में बेल कैसे ग्रांट होती है वो दिया गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन 436। नाउ section 437 CRPC, it deals with bail in non-bailable offenses, bail in non-bailable offenses। we'll read। okay, इसका जो एक बेसिक फॉर्मेट होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, बट अब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के केस में बेल में क्या क्या इंट्रिकेसीज होती है वो हम सेक्शन 437 सीआरपीसी के अंदर पढ़ेंगे। सो आई विल रीड द सेक्शन। व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के केस में आप बेल कैसे ले सकते हो। ओके, क्लॉज 1, व्हेन एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ, तो ये तो है अक्यूज्ड, या फिर उसके लिए सिर्फ वो सस्पेक्टेड है, दैट मीन्स द अरेस्टेड पर्सन हु इज येट नॉट अक्यूज्ड, हम उसको अक्यूज्ड नहीं बोलेंगे, हम उसको सस्पेक्टेड बोलेंगे। कमिशन ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस एज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ सीआरपीसी इज अरेस्टेड एंड और डिटेन्ड, या तो उसको अभी अरेस्ट ही किया गया है या फिर उसका डिटेंशन स्टार्ट हो चुका है। विदाउट वारंट, विदाउट वारंट का क्या मतलब है? कॉग्निजेबल केस। विदाउट वारंट का यहां पे मतलब है कॉग्निजेबल केस बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, या तो पुलिस ऑफिसर के सामने ही है अभी वो, या फिर ही इज बॉट बिफोर द कोर्ट। अगर सिर्फ अभी अरेस्ट ही हुआ है तो दैट मीन्स अभी वो सिर्फ पुलिस ऑफिसर के सामने है, और अगर उसका डिटेंशन स्टार्ट हो चुका है एज इन वो पुलिस ऑफिसर ने उसको प्रोड्यूस कर दिया है बिफोर द कोर्ट एंड द कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैज बीन इनिशिएटेड और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, बट अदर देन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अदर देन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्योंकि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास किस बेल से रिगार्डिंग पावर थी जो हमने कल पढ़ा था, एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल के केस में आप सिर्फ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में जाओगे, आप कभी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास नहीं जा सकते हो। इवन जो आगे सेक्शन 439 हम पढ़ने वाले हैं, 439 में भी हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई है रिगार्डिंग बेल, बट अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात है तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के अलावा हम बात कर रहे हैं। ओके, बट ये सेक्शन किस पे अप्लाई नहीं करेगा, किन केसेस में ये अप्लाई नहीं करेगा?
सच पर्सन शैल नॉट बी सो रिलीज्ड, उसे रिलीज नहीं किया जाएगा नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में इफ देयर अपीयर्स रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ, कि उसने जो ऑफेंस किया है जिसके लिए वो बेल क्लेम कर रहा है या तो डेथ से पनिशेबल है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है। इस केस में ही शैल नॉट बी रिलीज्ड, ही शैल नॉट बी रिलीज्ड। और दूसरा, सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज्ड इफ सच ऑफेंस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। दूसरा क्या है कि वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है एंड ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड। जिस केस में वो बेल के लिए क्लेम कर रहा है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसके साथ साथ ही वॉज प्रीवियसली कन्विक्टेड, प्रीवियस कन्विक्शन भी हो रहा है उसका, प्रीवियस कन्विक्शन हो रखा है उसका। इसका मतलब अभी तो वो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड है जिसमें वो बेल क्लेम कर रहा है, इसके साथ साथ ये प्रीवियसली कन्विक्टेड था ऑफ एन ऑफेंस। विच टाइप ऑफ ऑफेंस? ऑफेंस प्रीवियसली कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 7 years और मोर। या तो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या एनी ऑफेंस पनिशेबल विथ मोर देन 7 years, पनिशेबल विथ मोर देन 7 years। और इसके आगे, और he had been previously convicted 2 or more offenses, 2 या 2 से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए उसका प्रीवियस कन्विक्शन है, अगर वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और मोर but less than 7 years। और प्रीवियस कन्विक्शन फॉर 2 or more offenses which is less than 3 years, sorry there's a correction, more than or rather which is more than 3 years but less than 7 years। All right, यहां पे there is a legislative error। legislative error that means एक्ट बनाते टाइम ये एक एरर हुआ है, द वर्ड नॉट। ओके, अगर हम इस सेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। फॉर 3 years और मोर बट नॉट लेस देन 7 years, नॉट लेस देन 7 years नहीं होगा, लेस देन 7 years होगा। ओके, तो दिस इज अ लेजिस्लेटिव एरर विच हैज नॉट बीन करेक्टेड येट। ओके, तो अगर हम इसका मीनिंग देखते हैं तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के केस में बेल कब कब ग्रांट नहीं होगा? फर्स्टली, अगर जो ऑफेंस है जिसमें बेल क्लेम की गई है इट इज पनिशेबल विथ ईदर डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो इन 2 केसेस में ही शैल नॉट बी रिलीज्ड। और जिस ऑफेंस में वो बेल क्लेम कर रहा है इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसके साथ साथ ही वॉज प्रीवियसली कन्विक्टेड, he was previously convicted of an offense which is punishable with या तो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या एनी ऑफेंस जिसमें 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट है, और या फिर ये प्रीवियसली कन्विक्टेड था किस ऑफेंस के लिए? फॉर 2 or more offenses, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बट 2 or more offenses, और दोनों ऑफेंस 3 to 7 years के लिए पनिशेबल थे। 3 साल से ज्यादा बट 7 साल से कम, तो दैट मीन्स 3 से 7 साल के लिए पनिशेबल थे। इन 2 केसेस में ही शैल
not be released. He shall not be released. उसको रिलीज नहीं किया जाएगा इन दो केसेस में एज पर सेक्शन 437 ऑफ CRPC. ओके, अब यहां पे एक सेफगार्ड दिया गया है. क्या सेफगार्ड दिया गया है? दैट कोर्ट में डायरेक्ट दैट अ पर्सन बी रिलीज्ड, रिलीज कर दिया जाएगा इवन इन बोथ दीज केसेस. नॉर्मली इन दोनों केसेस में किसी भी पर्सन को नॉन बेलेबल ऑफेंस में रिलीज नहीं किया जाएगा, बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू बोथ दीज सब क्लॉजेस कि अगर वो जो पर्सन है अंडर 16 इयर्स ऑफ एज है, 16 साल से कम का है, या फिर कोई वुमन है, या फिर कोई सिक या इन्फर्म पर्सन है, तो इवन इन दो क्लॉजेस के अंदर भी उसको रिलीज कर दिया जाएगा. ओके, provided further that the court may also direct a person be released on bail if it is satisfied that it is just and proper to do so for any other special reason. कि ये exhaustive नहीं है, कोर्ट इसमें चेंजेस कर सकता है अगर कोर्ट को लगता है कि कोई और जस्ट या फिर प्रॉपर रीजन है रिलीज करने का, तो वो इन दोनों के बावजूद भी उसको रिलीज कर सकता है. There is not a compulsion. Provided also that the mere fact that an accused person may be required for being identified by the witnesses during investigation, being identified by the witness during investigation shall not be a sufficient ground for refusing to grant bail if he is otherwise entitled to be released on bail and gives an undertaking that he shall comply with the directions given by the court. ये जो क्लॉज है, ये जो प्रोवाइजो है, इट डील्स विद अ कॉन्सेप्ट जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 के अंदर, TIP, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड बोलते हैं हम इसको. इसमें क्या होता है? इसमें जो विटनेसेस हैं वो अक्यूज्ड पर्सन को या फिर अरेस्टेड पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं. तो इसमें क्या होता है कि A is a person, B is also a person, C is also a person, D is also a person, E is also a person. तो इन पांचों लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा एंड ऑल 5 ऑफ देम, ये ऐसे 5 लोग होंगे हु हैव सम सिमिलैरिटीज ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, जो सिमिलर लुकिंग है, जिनकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो है वो सिमिलर है, उनको खड़ा कर दिया जाएगा. एंड विटनेस या फिर आई विटनेस या फिर विक्टिम, उसे बोला जाएगा टू आइडेंटिफाई द अक्यूज्ड पर्सन फ्रॉम दीज 5 पर्सन्स, फ्रॉम दीज 5 सिमिलर लुकिंग पर्सन. इन 5 लोगों में से वो अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करते हैं. इसको हम बोलते हैं TIP. इसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट इंडियन एविडेंस एक्ट में, नॉट हियर. इसमें सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि दिस प्रोवाइजो इज talking about TIP which is given under, impliedly given under section 9 of Indian Evidence Act. Alright, तो TIP के लिए just because accused को identify करवाना है हमें TIP के अंदर, it will not be a ground to refuse bail. बेल इस ग्राउंड पे रिफ्यूज नहीं की जाएगी, डिनाई नहीं की जाएगी कि हमें इसका तो अभी TIP करवाना है. नो, इफ द अक्यूज्ड पर्सन इज रेडी टू कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ द बेल, कि मैं अटेंड हो जाऊंगा जब भी TIP होगा, आई विल अटेंड. अगर कोर्ट में हो रहा है तो मैं कोर्ट में अपीयर हो जाऊंगा, पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में करवा रहा है तो मैं वहां अपीयर हो जाऊंगा. इफ ही इज रेडी टू कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ द बेल, तो सिर्फ TIP कंडक्ट होना है. इस ग्राउंड पे द बेल शैल नॉट बी रिफ्यूज्ड, द बेल शैल नॉट बी रिफ्यूज्ड.
provided also that no person shall, if the offense alleged to have been committed by him is punishable with death, imprisonment for life or 7 years or more, be released on bail without giving an opportunity to the public prosecutor. Because these, ये जो death sentence से punishable, life imprisonment से punishable या फिर 7 years or more से punishable जो ये offenses हैं, they are ग्रेव फॉर्म ऑफ ऑफेंसेस. तो ऐसे ग्रेव ऑफेंसेस के लिए जो अक्यूज्ड है उसको रिलीज करने से पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस किसको दी जाएगी? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को. पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बिना अपॉर्चुनिटी दिए इस पर्सन को रिलीज नहीं किया जा सकता है. ऑलराइट, देन if it appears to the officer or the court at any stage of the investigation, inquiry or trial, अगर ऑफिसर या कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के किसी भी स्टेज पे ऐसा लगता है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है फॉर बिलीविंग दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई केस नहीं बन रहा है, किसी भी स्टेज पे अगर पुलिस ऑफिसर या फिर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस अक्यूज्ड के अगेंस्ट नॉन बेलेबल ऑफेंस का कोई केस नहीं बन रहा है, बट ऐसे सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं कि फर्दर इंक्वायरी इनटू हिज गिल्ट, फर्दर इंक्वायरी इनटू हिज गिल्ट मतलब कि आगे इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी गिल्ट. अभी तक की इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के अकॉर्डिंग या ट्रायल के अकॉर्डिंग, एविडेंसेस के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इसने ये ऑफेंस कमिट किया है. बट हाँ, कुछ एविडेंसेस अभी भी मिसिंग है. फॉर एग्जाम्पल, जो चेन ऑफ एविडेंस का जो बननी चाहिए, जो फॉर्म होनी चाहिए, दैट चेन इज मिसिंग. उसमें कुछ लिंक्स मिसिंग है, कुछ हुक्स मिसिंग है. तो फर्दर इंक्वायरी कंडक्ट होनी चाहिए ऐसा लगता है. तो एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड विदाउट श्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस, उसको रिलीज कर दिया जाएगा बिना श्योरिटी के. क्यों? क्योंकि अभी तक कोई ऐसा ग्राउंड नहीं समझ आया है कि उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है. बट यस, हमें उसको आगे अपीयर करवाना है. व्हाई? बिकॉज हम फर्दर इंक्वायरी करना चाह रहे हैं. सो इस केस में उससे एक बॉन्ड साइन करवा के, बट विदाउट श्योरिटी एक बॉन्ड साइन करवा के उसको रिलीज किया जा सकता है. When a person is accused or suspected of an offense punishable with 7 years or more, या तो उसके अबेटमेंट के लिए, कॉन्स्पिरेसी के लिए, अटेम्प्ट के लिए, तो उस पर क्या क्या कंडीशंस इंपोज की जाएंगी बेल बॉन्ड के अंदर. 7 साल से ऊपर का अगर कोई ऑफेंस है तो ये सारी कंडीशंस तो होनी ही चाहिए उसमें बेल बॉन्ड में. दैट ही शैल अटेंड द कोर्ट और पुलिस स्टेशन इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड, shall not commit any offense similar to that offense, वापस से रिपीट नहीं करेगा. shall not directly indirectly induce threat or promise any person acquainted, ना ही वो किसी पर्सन को थ्रेटन करेगा, ना ही वो टैम्पर करेगा विद द एविडेंसेस. ओके. एन ऑफिसर रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल, उसको अपने रीजंस और स्पेशल रीजंस, किस रीजंस की वजह से वो कर रहा है, किन ग्राउंड्स को सफिशिएंट मान के वो कर रहा है, उसको वो स्पेशली इंडिकेट करने पड़ेंगे. ओके. एनी कोर्ट विच हैज रिलीज्ड अ पर्सन ऑन बेल may, if it considers necessary to do so, direct that such person be arrested and commit him to custody. कोई भी कोर्ट है जिसने एक पर्सन को नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में रिलीज किया है बेल पे, वो किसी भी टाइम अगर उसको लगता है कि उसे रिलीज नहीं करना चाहिए था, उसे कस्टडी में ही रखना चाहिए था, तो डायरेक्ट कर देगी कि वापस से उसको अरेस्ट कर लिया जाए और उसको कस्टडी में ले आया जाए. ऑलराइट. इफ एनी केस इज ट्रायबल बाय अ मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्रायबल केस है कोई, एंड द पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, और जो
वो जो ऑफेंस है उसका जो ट्रायल है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस का जो ट्रायल है वो 60 डेज तक कंक्लूड नहीं हुआ है, दैट इज 60 डेज तक उसका ट्रायल चल ही रहा है, एंड दैट पर्सन इज स्टिल इन कस्टडी, ही इज नॉट रिलीज्ड ऑन बेल, वो अभी भी कस्टडी में है और ट्रायल जो है उसका वो 60 डेज तक चल रहा है, उसका 60 डेज तक ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ है मजिस्ट्रेट के सामने। ओके, तो सच पर्सन शैल, इफ ही इज इन कस्टडी, be released on bail to the satisfaction of the magistrate unless for reasons to be recording otherwise directs. कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस है which is tried by judicial magistrate और उसका जो ट्रायल है वो 60 डेज तक नॉट कंक्लूडेड रहा, तो यहां पे पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। इससे पहले जब हमने सेक्शन 167 देखा था, हमने उसमें क्या देखा था कि जो टोटल कस्टडी, टोटल रिमांड होगा जिसमें जुडिशियल कस्टडी भी आएगी और पुलिस कस्टडी भी आएगी, तो वो कुछ केसेस में 90 डेज था, कुछ केसेस में 60 डेज था। और फिर हमने उसमें क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट बेल, कि इन 60 और 90 डेज के बाद जैसे ही वो पर्सन फर्निश कर देता है बेल, ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, और उसको हमने बोला था डिफॉल्ट बेल। ऑलराइट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उस 90 और 60 डेज के बाद 91st डे, 61st डे पे उस पर्सन का डिफॉल्ट बेल का राइट अराइज हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होगा। 60 डेज तक अगर ट्रायल कंक्लूड नहीं होता है तो 61st डे पे उसका डिफॉल्ट बेल का राइट अराइज हो जाएगा, बट ही हैज टू फर्निश बेल, ही हैज टू फर्निश बेल। जैसे ही उसके बाद वो बेल फर्निश कर देता है, उसे बेल मिल जाएगी और उस बेल को हम डिफॉल्ट बेल कंसिडर करेंगे, बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट। ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो जाए उसे बेल मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। यस, उसको बेल मिलेगी, बट एब्सोल्यूट राइट नहीं है। व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन मेंशन्ड कि द मैजिस्ट्रेट कैन अदरवाइज डायरेक्ट। जनरली 60 डेज तक अगर ट्रायल कंक्लूड नहीं होगा तो उसको डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी, बट अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो अदरवाइज भी डायरेक्ट कर सकता है। क्या डायरेक्ट कर सकता है कि नो, इवन आफ्टर 60 डेज ऑफ द ट्रायल दिस पर्सन शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल बिकॉज मे बी दिस पर्सन इज अ थ्रेट टू द सोसाइटी। तो 60 डेज के कंक्लूजन पे भी उसको हो सकता है कि मैजिस्ट्रेट बोल दे कि ही शुड नॉट बी रिलीज्ड। तो वैसे जनरली उसको डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी, बट एक्सेप्शनली द मैजिस्ट्रेट में अदरवाइज डायरेक्ट। तो अगर हम डिफॉल्ट बेल की बात करते हैं तो डिफॉल्ट बेल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां दिया गया है? सेक्शन 167 एंड सेक्शन 437। दिस वाज अ क्वेश्चन वंस आस्क्ड इन MP मेंस in the year 2019। 2019 में जो MP मेंस हुए थे, 2019 में जो एग्जाम मेंस का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जिसका प्रीलिम्स जो था वो फेब में कंडक्ट हुआ था इन 2019, और उसका मेंस जो था वो 2019 में कंडक्ट हुआ था आई गेस इन अप्रैल। इसमें दिस क्वेश्चन ऑफ डिफॉल्ट बेल वाज आस्क्ड। MP मेंस में सेक्शन इस पे डिफॉल्ट बेल पे क्वेश्चन आया था 2019 वाले मेंस में, विच इज अ रिसेंट ओनली, एंड इसमें पूछा गया था व्हाट इज डिफॉल्ट बेल और डिफॉल्ट बेल कब कब ग्रांट की जाती है।
सो बेसिकली लोगों को सिर्फ सेक्शन 167 की डिफॉल्ट बेल के बारे में पता होता है, बट डिफॉल्ट बेल आपकी 437 में भी देखी गई है और आगे आने वाले प्रोविजंस में भी अगर कहीं डिफॉल्ट बेल है तो हम इस लिस्ट में उसको भी ऐड कर देंगे। बट सेक्शन 167 और 437 में डिफॉल्ट बेल का प्रोविजन है एंड दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन एमपी मेंस, मध्य प्रदेश जुडिशरी मेंस एग्जामिनेशन। ऑल राइट, लास्ट क्लॉज, if at any time after the conclusion of trial of a person accused of a non-bailable offence and before the judgment is delivered, ये बात कर रहे हैं after the conclusion but before the judgment, मतलब यहां पे ट्रायल कंक्लूडेड बट जजमेंट लिखने में, जजमेंट को देने में कई बार कोर्ट कुछ टाइम ले लेती है, तो यहां पे जजमेंट गिवन, ये इस सिचुएशन की बात हो रही है। द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन, तो ये जो बीच का टाइम है, ये जो बीच का ये वाला जो टाइम है, इसमें इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस, कि अक्यूज के अगेंस्ट कोई केस बन ही नहीं रहा है, ट्रायल कंक्लूड हो गया, एविडेंसेस के बेसिस पे कोर्ट को लगता है कि अक्यूज के अगेंस्ट कोई केस नहीं बन रहा है और उसी बिहाफ पे कोर्ट जजमेंट देगा। इट शैल रिलीज द अक्यूज्ड इफ इन कस्टडी ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड विदाउट श्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस टू हियर द जजमेंट। अब यहां पे एट दिस टाइम अगर कोर्ट को लगता है कि इस टाइम पे अगर कोर्ट को लगता है कि द अक्यूज्ड हैज नॉट कमिटेड द नॉन बेलेबल ऑफेंस, अक्यूज ने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट नहीं किया है, तो वो इस मोमेंट पे उसको रिलीज कर देगा। इवन ट्रायल कंक्लूड होने के बाद भले ही अभी तक जजमेंट नहीं आया बट वो रिलीज कर देगा, और ये जो रिलीज होगा इसमें वो एक बॉन्ड साइन करेगा बट विदाउट श्योरिटी। विदाउट श्योरिटी किस चीज का? दैट ही विल अपीयर ऑन द डे ऑफ जजमेंट, ऑन दिस डे, ऑन द डेट ऑफ जजमेंट वो अपीयर होगा। इसका एक बस बॉन्ड साइन होगा और बाकी फिर उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 437 सीआरपीसी, जिसमें हमने नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के केस में बेल कैसे ग्रांट होती है हमने वो पढ़ा। ओके, नाउ सेक्शन 439 सीआरपीसी। सेक्शन 439 सीआरपीसी में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को कुछ ऐसी पावर्स दी गई हैं। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को कुछ ऐसी पावर्स दी गई हैं जिसमें कि बेल के रिगार्डिंग हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन एम्पावर्ड है। किस चीज के लिए? कि अगर कुछ कंडीशंस है बेल की और उसमें से कुछ कंडीशन ऐसी है जो कि सेट असाइड करनी है तो वो कर सकते हैं। अगर कोई एडिशनल कंडीशन जोड़नी है तो वो भी कर सकते हैं। पूरी बेल को ही कैंसिल करना है तो इवन वो भी किया जा सकता है। ऑल राइट, द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट अपने डिस्क्रिशन पे है। इट इज अ मे प्रोविजन। मे प्रोविजन का मतलब है इट इज द discretion of the high court or court of session. It is not a mandatory provision. Okay, that any person accused of an offense and in custody
कि कोई भी पर्सन है जो कि अक्यूज्ड है ऑफ एन ऑफेंस, एक पर्सन है जो कि अभी किसी ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड है और वो अभी कस्टडी में भी है, वो उसको रिलीज करवा सकते हैं ऑन बेल इफ द ऑफेंस इज ऑफ द नेचर इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 437. 437 का सबसेक्शन 3 क्या है? यस, ये वाला 7 years और मोर, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 7 साल से ऊपर. इन केसेस में भी अगर मना कर दिया गया है, जनरली हमने ऊपर क्या पढ़ा फर्स्ट क्लॉज ऑफ 437 कि इस केस में डेथ और अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है पर्सन विल नॉट बी रिलीज, लेकिन अगर प्रीवियस कन्विक्शन है 7 साल से ऊपर का है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो भी पर्सन रिलीज नहीं होगा. बट इस केस में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कर सकते हैं मे इम्पोज एनी कंडीशन विच इट कंसिडर्स नेसेसरी. रिलीज कर सकते हैं बेल पे और साथ साथ में एक कंडीशन जो उसको लगती है टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, नॉट टू एब्सकॉन्ड, वो कंडीशन भी इम्पोज कर सकते हैं. या फिर कोई कंडीशन इम्पोज जो हुई है बाय द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट ने बेल देते टाइम कोई कंडीशन इम्पोज करी थी, उसको सेट असाइड करवाया जा सकता है 439 के अंदर बाय द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन. ये स्पेशल पावर है. प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन शैल बिफोर ग्रांटिंग बेल टू एनी पर्सन who is accused of an offense which is triable exclusively by the court of session. अगर exclusively tried है, exclusively triable by the court of session, section 209 of CRPC में वो केसेस दिए गए हैं कि उस केस में क्या किया जाएगा when the case is exclusively triable by the court of session or which though not so triable is punishable with imprisonment for life. तो अगर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास कोई ऐसा केस आया है कि इसमें आपको बेल ग्रांट करने के लिए एम्पावर्ड हो 439 के अंदर, बट अगर वो केस या तो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है या फिर पनिशेबल विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो उन केसेस में बेल ग्रांट करने से पहले क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, नोटिस देना पड़ेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, अनलेस इट इज इन द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन नॉट प्रैक्टिकेबल टू डू सो. अगर प्रैक्टिकल नहीं है, उनको लगता है तो नहीं देंगे नोटिस, बट जनरली इन केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस दिया जाता है. हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट दैट एनी पर्सन हु हैज बीन रिलीज्ड be arrested and commit him to custody. This deals with cancellation of bail. Cancellation of bail, क्योंकि इसमें क्या लिखा है कि 439 में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी पर्सन, कैसा पर्सन जो ऑलरेडी बेल पे रिलीज्ड है, अगर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि ये जो पर्सन रिलीज्ड है इसकी बेल को हमें कैंसिल करना है, तो वो उसकी बेल को कैंसिल कर देंगे और उसे वापस से अरेस्ट करवा के कस्टडी में डाल देंगे. दैट इज कैंसिलेशन ऑफ बेल. अब कैंसिलेशन ऑफ बेल के ऊपर कुछ केस लॉज है. ओके, द ग्राउंड ऑन विच द बेल कैन बी कैंसिल्ड इज दैट इफ द कंडीशन ऑफ द बेल इज वायलेटेड. कैंसिल किस ग्राउंड पे करेंगे? अब हम बेल को, बेल ऑलरेडी दे दी गई है, पर्सन रिलीज कर दिया गया है. अब क्या ऐसा रीजन होगा कि कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट उस बेल जो ऑलरेडी गिवन है उसको कैंसिल कर देंगे और उसको वापस अरेस्ट करके कस्टडी में डाल देंगे? वो रीजन होगा कि अगर कोई कंडीशन थी जिसपे कि बेल ग्रांट की गई थी, इफ दैट कंडीशन इज वायलेटेड, जब वो कंडीशन वायलेट हो चुकी है तो उस बेल को कैंसिल करके उसको वापस से अरेस्ट कर लिया जाएगा. ओके, अगर कोई भी कंडीशन इंपोज नहीं हुई थी उस टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल कि बेल बॉन्ड में सिर्फ श्योरिटी सिक्योरिटी दी गई थी, कोई कंडीशन इंपोज नहीं की गई थी बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो एक कंडीशन तो हमेशा इम्प्लिसिट उसमें होती ही होती है कि टू अपीयर बिफोर द कोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड.
ऐसा नहीं है कि एक पर्सन को अगर कस्टडी के बाद इमीडिएटली रिलीज कर दिया गया है बेल पे तो उसकी कभी आगे पूरी प्रोसीडिंग के दौरान हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी जरूरत होगी और यही चीज उसके बेल बॉन्ड साइन ही इसलिए कराया जाता है, श्योरिटी सिक्योरिटी ली ही इसलिए जाती है कि इट इज अ गारंटी दैट द पर्सन शैल अपीयर बिफोर द कोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि अगर ये मैंडेटरीली लिखा हुआ नहीं भी है बॉन्ड में तो भी इट इज एन इम्प्लाइड कंडीशन। तो अगर वो पर्सन अपीयर नहीं होता है तो इस बेसिस पे उसके बेल को कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको दोबारा अरेस्ट कर दिया जाएगा। ये बोला गया था इन द केस ऑफ दौलतराम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। दौलतराम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में क्या बोला था? वंस द बेल हैज बीन ग्रांटेड, एक बार बेल दी जा चुकी है ऑलरेडी, एक बार ऑलरेडी बेल दी जा चुकी है तो इट विल बी कैंसल्ड ओनली ऑन द ग्राउंड दैट आफ्टर द बेल द अक्यूज्ड हैज वायलेटेड सम कंडीशंस ऑफ द बेल, कि अक्यूज ने बेल की कुछ कंडीशंस को वायलेट किया है और ये वायलेशन देखने के लिए टू एनालाइज और एग्जामिन वेदर द कंडीशंस ऑफ द बेल हैव बीन वायलेटेड, इसके लिए हमें अक्यूज का कंडक्ट ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेल की कोई कंडीशन थी कि द अक्यूज्ड शैल नॉट ट्राई टू थ्रेटन द विटनेसेस और टू टैम्पर और मैनिपुलेट द एविडेंसेस ऑफ द केस, ये कंडीशन थी। अब ये देखने के लिए कि ये कंडीशन फॉलो हुई है या वायलेट हुई है, हमें उस अक्यूज के कंडक्ट को देखना पड़ेगा कि क्या उसका कंडक्ट ऐसा है कि ही इज ट्राइंग टू मेक कॉन्टैक्ट विद द विटनेसेस, ही इज ट्राइंग टू अप्रोच द एविडेंसेस ऑफ द केस। उसका कंडक्ट हमें देखना पड़ेगा। और कौन सा कंडक्ट देखा जाएगा? कंडक्ट आफ्टर द ग्रांट ऑफ बेल एंड नॉट बिफोर द ग्रांट ऑफ बेल। उसका कंडक्ट देखा जाएगा, बट बेल ग्रांट करने के बाद का कंडक्ट मैटर करता है। उससे पहले का कंडक्ट, चाहे उससे पहले उसने विटनेसेस के साथ जो भी किया हो, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड, which is written in Daulatram versus State of Haryana. Bail cannot be granted on any ground which took place before granting of the bail. Cancellation of bail should be done only with the recorded reasons. Cancellation has to be a speaking order. Speaking order का मतलब है reasons to be recorded. Okay, so that is about दौलतराम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, कैंसिलेशन ऑफ बेल। एक और केस है कैंसिलेशन ऑफ बेल पे, राम बाबू तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। राम बाबू तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, इसमें क्या लिखा गया है? इसमें बोला गया है कि कैंसिलेशन ऑफ बेल शैल बी डन, रीजनड ऑर्डर, स्पीकिंग ऑर्डर। दूसरा पॉइंट, इफ द कोर्ट, द जुडिशियल मजिस्ट्रेट या द ट्रायल कोर्ट, यहां पे जो वर्ड यूज है दैट इज द trial court, has granted bail on some basis of illogical, absurd, irrelevant consideration. अगर कोई irrelevant basis पे, illogical ground पे ट्रायल कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी थी, तो लेटर स्टेज इज एपेलेट स्टेज, द स्टेज ऑफ अपील। तो अपील के स्टेज पे जो एपेलेट कोर्ट है वो उस बेल को कैंसिल कर सकती है, However, the court has to examine as to how much weightage was given to the factor in granting bail. अगर ट्रायल कोर्ट ने किसी इलॉजिकल या इररेलेवेंट ग्राउंड पे बेल ग्रांट की थी तो लेटर एपेलेट स्टेज पे एपेलेट कोर्ट उस बेल को कैंसिल कर सकती है। दैट इज ऑल्सो कैंसिलेशन ऑफ बेल। All right. Now, successive bail applications. Successive bail applications हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि अगर आप एंटिसिपेटरी बेल के केस में अगर सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन देख रहे हो तो आपने एक बार एक बेल एप्लीकेशन कोर्ट ऑफ सेशन को करी है एंटिसिपेटरी बेल के लिए,
कोर्ट ऑफ सेशन ने रिजेक्ट कर दी तो आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, दैट इज अलाउड उसी बेल एप्लीकेशन को लेके. बट व्हाट हैपेंस आफ्टर इवन हाई कोर्ट हैज आल्सो रिजेक्टेड दैट बेल एप्लीकेशन. एक बार आप कोर्ट ऑफ सेशन के पास गए, उसने रिजेक्ट कर दिया, देन आप हाई कोर्ट के पास गए, वहां पे भी आपकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो उस बेल एप्लीकेशन को या सेम ग्राउंड्स पे दूसरी बेल एप्लीकेशन दोबारा से कोर्ट ऑफ सेशन में लेके नहीं जा सकती है. दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स. To avoid the overburdening of the court or to prevent multiplicity of proceedings, आप एक ही बेल एप्लीकेशन या सेम ग्राउंड्स की बेल एप्लीकेशन विच हैज ऑलरेडी बीन रिजेक्टेड इन अ कोर्ट, आप उसको वापस सक्सेसिवली वापस उसी कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो. बट व्हाट यू कैन डू इज, आप बेल एप्लीकेशन में ग्राउंड्स चेंज करके वापस से हाई कोर्ट के पास जरूर जा सकते हो, दैट इज अलाउड. बट उसी बेल एप्लीकेशन को लेके नहीं जा सकते हो व्हेन इट हैज ऑलरेडी बीन रिजेक्टेड बाय द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन. वही चीज रेगुलर बेल में भी अप्लाई होती है, सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन, बट द केस लॉ हैज चेंज्ड. कल जो हमने केस लॉ देखा था वो एंटिसिपेटरी बेल का था, आज जो हम देख रहे हैं ये सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन इन रेगुलर बेल. इन रेगुलर बेल तो राजेश रंजन वर्सेस कल्याण चंद्र सरकार, it was held that successive bail application before the same court on the same grounds should not be heard once the court has applied its mind. कोर्ट ने आपके ग्राउंड को एनालाइज कर लिया है ऑलरेडी, अपना माइंड अप्लाई कर लिया है और करके उसको रिजेक्ट भी कर दिया है, then it will not on the same grounds bail application subsequently. आप वापस से सब्सिक्वेंटली अगर वो बेल एप्लीकेशन दे रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि वो अब ग्रांट कर देगी, क्योंकि ये इट हैज ऑलरेडी अप्लाइड इट्स जुडिशियल माइंड एंड इट हैज रिजेक्टेड योर बेल एप्लीकेशन. तो सक्सेसिवली आप वापस से वही बेल एप्लीकेशन लेके नहीं जा सकते हो. इट विल बी अगेंस्ट जुडिशियल प्रॉपर्टी. ये जुडिशियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होगा, एज इन कि इट विल बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मल्टीपल प्रोसीडिंग्स. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट कैंसिलेशन ऑफ बेल. तो आज अगर हम टॉपिक्स देखें तो हमने क्या क्या पढ़ा है. वी हैव स्टडीड अबाउट रेगुलर बेल. हमने रेगुलर बेल के बारे में पढ़ा है. रेगुलर बेल में हमने बेलेबल सेक्शन 436 एंड नॉन बेलेबल सेक्शन 437. इसके बाद स्पेशल पावर्स पढ़ी हमने, सेक्शन 439. इसी के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कैंसिलेशन ऑफ बेल. एंड सक्सेसिव बेल एप्लीकेशंस. सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन हमने ये पढ़ा है आज. तो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलर बेल. दिस इज ऑल अबाउट रेगुलर बेल. तो बेल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं 2 लेक्चर्स में. एंटिसिपेटरी बेल हमारा कवर हो चुका है, रेगुलर बेल हमारा कवर हो चुका है. इसके बाद बेल से रिगार्डिंग कुछ छोटे छोटे सेक्शंस बचते हैं जिसमें कि श्योरिटी के बारे में बात हुई है, फॉरफीचर ऑफ श्योरिटी के बारे में बात हुई है. वो सब हम अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे. इसमें एक टॉपिक और आपका बचता है, बड़ा टॉपिक, दैट इज बड़ा नहीं, बेल इन अपील, विच वी विल बी स्टडिंग इन द अपकमिंग लेक्चर, जिसमें हम नवजोत सिंह सिद्धू वाला केस भी करेंगे. तो दैट इज ऑल अबाउट रेगुलर बेल. इसके बाद हमें बेल इन अपील करना है और वो जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं वो करने हैं. देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ अरेस्ट, द टॉपिक ऑफ अरेस्ट. सो फॉर टुडे that is only that is the only topic we will be doing, regular bail, and this topic is very very important. very very important. I told you कि बेल का पूरा चैप्टर जो है
ये प्रीलिम्स स्पेशली मेंस के लिए बहुत जरूरी है। और मैंने आपको बता भी दिया कि डिफॉल्ट बेल पे ऑलरेडी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। दैट इज व्हाट आई रिमेंबर राइट नाउ, जो मुझे अभी याद आ रहा है। बट उसके बाद और उससे पहले भी डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन बेल पे आया ही है, because bail is one of the most important topics of CRPC. So please follow all these sections, read all the sections carefully, just mark the keywords. किसी भी section को, कोई भी ऐसा important section होता है, उसको याद करने का एक टिप है, एक ट्रिक होता है कि आप उसके keywords जो है उसको आप याद कर लो, उसको आप ना अपने बेयर एक्ट में मार्क कर लो। एंड प्लीज फॉलो दिस पैटर्न, जो पैटर्न मैं फॉलो करती हूँ क्लास में। जब भी मैं आपको कोई भी सेक्शन पढ़ाती हूँ तो उसमें जब सपोज मे वर्ड है तो इस मे वर्ड का क्या इन्फरेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब कि यहाँ पे डिस्क्रिशन है, ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। तो ये आप अपने बेयर एक्ट में साथ साथ में लिखते चलो, ताकि जब आप एग्जाम टाइम पे सेक्शन को पढ़ोगे तो वो आधे से ज्यादा जो इसके जो हमें एक्सप्लेनेशन है वो आपको आपकी बेयर एक्ट में ही शॉर्ट फॉर्म में मिल जाए। तो इट विल बी अ क्विक रिविजन ऑफ द एक्सप्लेन्ड नोट्स ऑल्सो। वो आप बेयर एक्ट में ही मेंशन करते चलो कि ये डिस्क्रिशन की बात है। यहां पे जो बात हो रही है एक्सक्लूसिवली ट्राइबल सेक्शन 209 में दिया गया, तो आप साथ साथ में अगर आप यहीं पे मेंशन कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस सेक्शन का रिवीजन करोगे तो आप 209 भी रीड करोगे इसके साथ साथ, तो आपके 2 सेक्शन प्रिपेयर हो जाएंगे। सो कीप राइटिंग ऑल दीज थिंग्स इन दी बेयर एक्ट। आप अपनी बेयर एक्ट को इस तरीके से इंफॉर्मेटिव बना दो कि सेक्शन तो उसमें आपको मिल ही जाए, बट आप अपने नोट्स का भी थोड़ा थोड़ा शॉर्ट हैंड जॉटिंग्स इसमें डालते जाओ, ताकि लास्ट मोमेंट पे एग्जाम से जस्ट पहले जब आप अपना बेयर एक्ट पढ़ रहे हो तो उसके साथ आपको अपनी नोटबुक रेफर करनी ना पड़े, उसी से आपका क्विक रिविजन हो जाएगा। So please do that and keep marking the keywords of the section, because it is very very important for the exam point of view. That is the key to clear your mains and prelims examination, क्योंकि जो prelims में questions आते हैं वो भी keywords में से ही आते हैं। ये लोग बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि कोई प्रोविजन दे देंगे और वहां पे आपको ऑप्शन में दे देंगे कि मे हैज बीन यूज्ड, शैल हैज बीन यूज्ड। तो ये बहुत जरूरी है कि किस प्रोविजन में मे यूज हुआ है, किस प्रोविजन में शैल यूज हुआ है, तो वो आप वहां मार्क करते चलो। ये आपको अपनी बेयर एक्ट में ही बनाना पड़ेगा। तो आप अपनी बेयर एक्ट को इस तरीके से रीड करते चलो कि आपकी बेयर एक्ट आपकी टेक्स्ट बुक का काम करे। मेक इट इंफॉर्मेटिव। So that is the trick to like remember the sections and to be thorough with the sections. All right. So that is all for today. And in the upcoming classes, we'll be completing the concept of bail and we'll be starting with the arrest procedure. All right. That is all for today. Thank you so much and take care. Have a nice day.